दोस्तों नमस्कार, बीहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत बढ़ गई है, इसलिए इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है। ये बात हम नहीं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का कहना है। क्या मजेदार बात है कि बाजार में यदि मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ते चली जाएगी। 70 रुपए कीमत पर पूरा विपक्ष जब मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा था, आंसू बहा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, गैस सिलेंडर, रसोई गैस की वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, तब किसी ने मनमोहन सत्ता से नहीं कहा कि खपत बढ़ रही है इसलिए कीमत बढ़ रही है। लेकिन हरदीप पुरी जी ने आज शानदार बात कही है कि खपत बढ़ गई है कोरोना काल के बाद से, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। रसोई गैस की कीमत भी शायद इसीलिए बढ़ी होगी क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत बेतहाशा गैस सिलेंडर बांटे गए हैं और उसकी खपत भी बढ़ी है, इसलिए उसकी भी वृद्धि हुई है। तब सवाल ये है कि आखिर सच क्या है। सच यदि आपको समझना होगा तो 7 साल पहले मनमोहन सिंह की सत्ता की तरफ लौटना होगा, क्योंकि तब मनमोहन सिंह सत्ता पेट्रोल और डीजल से 72,000 करोड़ रुपए कमाती थी। यानी केंद्र सरकार की कमाई पेट्रोल और डीजल से 72,000 करोड़ रुपए थे। लेकिन मोदी सत्ता के आने के बाद खपत बढ़ गई और मोदी सत्ता पेट्रोल और डीजल से 3,90,000 करोड़ से अधिक की कमाई करने लगी है ना। जोरदार बातें। इसी तरीके से केंद्र सरकार या केंद्र में बैठे मंत्री पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह राज्यों द्वारा वसूले जा रहे वैट को लेकर भी सवाल उठाते हैं। आप ये भी जान लीजिए, यदि आप ये जान रहे हैं कि मनमोहन सरकार के समय 72,000 करोड़ की कमाई मोदी सरकार के आते आते 3,90,000 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो यकीन मानिए कि इस 6 गुने कमाई के एवज में राज्य का वेट से वसूली सिर्फ 2 गुना बढ़ा है। यानी 90-95 हजार की कमाई थी तब राज्यों की वेट से, और आज 2 लाख के आसपास कमाई है। क्या हम इसी बात से उलझे रहें या इस देश की जनता सिर्फ यही सोचती रही कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की वजह के लिए क्या मोदी सत्ता जिम्मेदार है या राज्य जिम्मेदार है? लेकिन हकीकत तो ये है कि मोदी सत्ता के आने के बाद जिस तरीके से टैक्स में वृद्धि की गई, जो खून चूसने वाला टैक्स साबित होने लगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत नहीं होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट में लगे उन सारे व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है जो आम लोगों के जीवन के लिए जरूरी होता है। डीजल की कीमत से ट्रांसपोर्ट भाड़ा सब बढ़ता है और यही वजह है कि आज खाने के नमक से लेकर तेल तक सबकी कीमत बढ़ गई है। तेल 2 गुना हो गया है, तेल की कीमत 2 गुना हो गया है। उसका भी जवाब आप देख लीजिएगा, कोई ना कोई मंत्री आकर कह देगा कि खपत बढ़ गई है इसलिए कीमत बढ़ गई है, या कभी उत्पादन से जोड़ दिया जाता है। तब सवाल ये है कि क्या हम इस आशा पे जिए कि अच्छे दिन आएंगे?
हालांकि हम बहुत आशावादी लोग हैं, हमें लगता है कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तब आम आदमी क्या करे यदि विपक्ष कमजोर, डरपोक और कायर की तरह मुंह छुपाए इस बात पर बैठा है कि चुनाव आएगा तो सत्ता की क्रूरता को देखकर लोग उन्हें सत्ता पे बिठा देंगे। सवाल बहुत से हैं। सवाल नेपाल और चीन के समझौते को लेकर है। सवाल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ पनप रहे आक्रोश को लेकर है। सवाल पेगासस का है। सवाल साल भर से बैठे आंदोलनरत किसानों के जीवन का है कि क्या इस बार भी उन्हें दीपावली सड़कों पर मनाना पड़ेगा। कहते हैं सत्ता यदि अपनी जीत पर आ जाए तो उसे रावण बनने में देर नहीं लगती और उसके सामने न्याय अन्याय सब बेमानी हो जाते हैं। क्या रावण को मंदोदरी ने यानी उनकी धर्मपत्नी ने या उनके भाई विभीषण ने समझाने की कोशिश नहीं की थी? बिल्कुल कोशिश की थी, लेकिन सत्ता की जिद यदि इस दंभ पर है कि उसे कोई नहीं हरा सकता तो यह जिद अहंकार का रूप ले लेती है और इस अहंकार से सबसे ज्यादा प्रभावित आम जन होते हैं, पीड़ित आम जन होते हैं। जरा सोचिए, उन जुमलों को याद कीजिए। हम विदेशों से काले धन लाने की बात को यदि भूल भी जाएं 15-15 लाख देने की, तो याद रखिए विदेशों में काला धन 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच कितने ही खुलासा हुए, लेकिन सत्ता ने कोई भी नाम सार्वजनिक नहीं किया, जबकि वह दावा करती थी कि हम सारे नाम सार्वजनिक करेंगे। सत्ता ने एक और बात कही थी कि आपराधिक छवि के सांसद और विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? सत्ता के संरक्षण में अपराध फलने फूलने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लखीमपुर की वह हिंसा है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुलेआम 2 मिनट में किसानों के आंदोलन को निपटा देने की बात करते हैं और उसके 2-4 घंटे बाद उनका पुत्र किसानों को गाड़ियों से रौंद देता है। पुलिस पकड़ने से कांप जाती है, पुलिस के हाथ पांव कांपते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज भी मोदी सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। आप बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले की ही खबर देख लीजिए। सत्ता ने क्या किया? यदि उनके अनुकूल जो नेता आ गए, कार्रवाई नहीं की। ऐसे 50 उदाहरण हैं जब सत्ता ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया या सत्ता से जुड़े लोग अपराधियों को संरक्षण देते रहे, उनकी जय जयकार करते रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंस्पेक्टर सुबोध सिंह यूपी में मॉब लिंचिंग के जब शिकार हुए तो उनके अपराधियों को बकायदा मंच से सम्मान दिया गया। सोनभद्र में भाजपा नेताओं द्वारा 15 आदिवासियों की हत्या को कोई कैसे भूल सकता है। गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई से मौत और उनके आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं होना कोई कैसे भूल सकता है। तब सवाल ये है कि इस देश के लोग सिर्फ महंगाई की मार नहीं सह रहे हैं, बल्कि अन्याय और अत्याचार की एक नई रेखा देख रहे हैं। सत्ता का अहंकार किसी का नहीं रहा है। तब सवाल ये है कि इस बढ़ती महंगाई में भी यदि आम लोगों को राहत देने केंद्र सरकार टैक्स में कमी नहीं करती है, तब आम आदमी क्या करे? आप एक बार रुक कर सोचिएगा जरूर उन जुमले को। अच्छे दिन आएंगे,
बहुत हुआ महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार, कितने ही जुमले आप लोगों ने 2014 में सुना होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म के नाम पर जिस तरीके का खेल इस देश में खेला जाने लगा है, उसके बाद यदि सत्ता में लोग अपने अहंकार के साथ बने हुए हैं, अत्याचार और अन्याय को प्रश्रय दे रहे हैं, महंगाई की मार से आम आदमी को त्रस्त कर रहे हैं, खून चूसने वाला टैक्स वसूल रहे हैं और अपने लिए सेंट्रल विस्टा या प्रधानमंत्री का महल जैसा आवास खड़ा कर रहे हैं या 8,000 करोड़ का विमान ले रहे हैं, तब आप एक बार जरूर सोचिए कि इस देश का आम आदमी कितना खुशहाल है। पूरी दुनिया में भारत में लोकतंत्र के गिरते स्तर को लेकर चिंता जाहिर की है। खुशहाली के इंडेक्स में हम बहुत पीछे चले गए हैं, भूखमरी के इंडेक्स में भी हम बहुत पीछे चले गए। हम किसे बाद बनने वाला बांग्लादेश का जीडीपी हमसे ज़्यादा होने लगा और पड़ोसियों से हमारे संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। तब सवाल ये है कि देश किस तरीके से सुरक्षित हाथों में है। आप एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।